अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद फरहान अहमद हाशमी। आज हम आपके साथ रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स लेवल की खबरें शेयर करना चाहेंगे और आपको उसके बारे में एक एनालिसिस पेश करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो आज सबसे जो अफसोसनाक खबर हमें मौसूल हुई है वो रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर। 85% ऑफ द विजन ऑफ इमरान खान हैज़ बीन लॉस्ट। ही वाज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज हम देखते हैं कि इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के जो ज़ाती वकील हैं और जो ज़ाती मालिज हैं, उन दोनों ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ इमरान खान। और उन सब का एक ही मुतालबा है, वो ये है कि इमरान खान को अपने ज़ाती मालिज को चेक करवाने का मौका दिया जाए। अगर हम इसमें देखते हैं हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ है, तो हुकूमत की तरफ से जो कि अताउल्ला ताडर हैं, जो कि मिनिस्टर हैं, और मोहसिन नकवी, इन दोनों ने एक बहुत ही बेरहम और बेहिस बात आज मोहसिन नकवी ने की अपने चैनल से। जब उनसे व्हेन ही वाज आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड हिज हेल्थ, ही सेड दैट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू जेल। हम एक नई जेल बनाना जा रहे हैं जो कि 2 महीने में तैयार हो जाएगी। और उनकी आवाज़ और उनके लहजे में तंज साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा जो 2 महीने में तैयार हो जाएगी और वहां पर हम उनकी आंख का इलाज भी करेंगे। देखिए 2 महीने, ये कोई मजाक है? या किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा बर्ताव करना कि उसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी ना दिया जाए, ये पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे एक सवालिया निशान है। क्या ऐसा मुल्क आगे बढ़ सकता है जहां इंसाफ, जहां सेहत, ये दोनों चीजें ही इंसान इससे महरूम हो? और बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे मुल्क का डिलीमा है कि आज हमें ये सिचुएशन फेस करना पड़ रही है। अब हम आते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ। तो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट जो कि 2024 में स्टार्ट हुआ था, इससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। और इसमें रीसेंट अपडेट्स ये हैं कि अमेरिका ने अपना एक जहाज़ जिसे कि हम बहरी बेड़ा कहते हैं, इब्राहिम लंकन, जो कि अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट के नाम पर है। एंड इब्राहिम लंकन जो है इस टाइम ईरान की, आप ये कह सकते हैं, समंदरी हदूद के आसपास मंडला रहा है और ईरान पे एक इमिनेंट थ्रेट है। और ईरान ने उसे ऐसे रिस्पॉन्ड किया है, आयतुल्ला खामनाई के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जिन्हें इनकलाब पासदारान भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रैगर पर हैं और हमारी उंगलियां और हमारी आंखें और हमारे हाथ, ये सब सिर्फ आयतुल्ला खामनाई का एक इशारा और उनकी एक जुबान पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। ये इस टाइम जो ईरान और अमेरिका की जो टेंशन्स हैं, ये इलाके की रीजनल पॉलिटिक्स, इलाके की रीजनल स्टेबिलिटी और इनडीड अगर हम कहें तो इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें अगर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूं, अगर ईरान इन केस फ्यूचर में, अगर ईरान और इजराइल का कोई आपस में, आप कह सकते हैं, कोई कन्फ्रंटेशन होती है और उस कन्फ्रंटेशन के नतीजे में इजराइल लॉबी जो कि ईरान में स्ट्रॉन्ग हो जाए या ईरान में उसकी पेनिट्रेशन हो जाए, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि BLA, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इट इज बैक्ड बाय इंडियन एजेंट्स, इट इज बैक्ड बाय रॉ एंड मोसाद। ये पाकिस्तान की रीसेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये चीज़ का इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी है इस टाइम बलोचिस्तान में, इसके पीछे इजराइल और मोसाद का हाथ है। जब वो हमारी सरहदों के इतने करीब आ जाएंगे, द ड्रीम ऑफ ग्रेटर इजराइल, जो एक थर्ड टेम्पल का एक ड्रीम है, उनके जो आप अगर देखेंगे ना, उनका एक आइडियोलॉजिकल जो थॉट है वो यही है कि कैसे हमने ग्रेटर इजराइल बनाना है। और दूसरी तरफ जो कि हमारा दुश्मन इंडिया, उसका जो एक कह लें कि आइडियोलॉजी है इस टाइम ड्रिवन बाय द RSS आइडियोलॉजी, वो है अखंड भारत, ग्रेटर भारत, महाभारत, और ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। दोनों तरफ आइडियोलॉजीज हैं। ऐसा ही अगर हम देखते हैं तो ये एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है। अगर हम फ्यूचर में इसे प्रिडिक्ट करते हैं तो इट वुड बी द, यू कैन से दैट, आर्मगेडोन बिटवीन द सिविलाइजेशंस। और सिविलाइजेशंस कौन कौन सी हैं? जिविश, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये 3 सिविलाइजेशन है जो कि आगे हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान पर, रिस्पेक्टिवली ईरान पर, इफ Israel is able to succeed, is able to conquer Iran, then Pakistan will be in a very first row of danger from Israel. तो ये चीज़ जो है इस वक्त हमारे लिए भी सोचने के लायक है, जबकि हम इस वक्त गजा पीस बोर्ड, गजा पीस कमेटी का हिस्सा भी हैं और शहबाज शरीफ ने वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे गजा पीस एग्रीमेंट में शामिल होकर, उससे पहले ट्रंप को आप जानते ही होंगे कि नोबल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया। जो हम तीसरी खबर अब हम देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने नेबर्स की, एक तो हमारे रिलेशंस विद अफगानिस्तान, रिलेशंस विद ईरान,
ریلیشنز ود بنگلہ دیش. تو بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہوگا کہ جینزی جنریشن جو کہ آج کل ایک بڑا ٹاپک ہے کہ جینزی جنریشن کون ہے. جینزی جنریشن وہ لوگ ہیں پیپل ہو آر بورن آفٹر 1997. دے آر کالڈ جینزی جنریشن. جینزی جنریشن کا ایک اپنا سویگ ہوتا ہے. انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر وہ کسی چیز کا ٹھان لیتے ہیں تو وہ اسے پورا کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر ٹھانا کہ وہ شیخ حسینہ واجد کا ڈیبیکل کریں گے, اس کو تخت تار سے اتار دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. پھر شیخ حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا اور انڈیا میں جا کے پناہ لی, جو کہ بیسیکلی وہ انڈین لوبی ہی تھی. اس کا پاکستان پہ ایک اچھا امپیکٹ یہ آیا کہ وہ آپ نے 1974 کا ایک مشہور واقعہ جب پاکستان نے پہلی دفعہ ریکگنائز کیا, ذوالفقار علی بھٹو اترے اور شیخ مجیب الرحمان سے انہوں نے وہ ہاتھ ملایا جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی. A handshake that changed the entire course of the world. اسی ہینڈ شیک کے بعد تقریباً ہمیں 50 سال لگ گئے کہ ہم بنگلہ دیش سے اپنے بائیلیٹرل ٹائز کو اچھا کر سکیں. اور یہ اپرچونٹی ہمیں تب ملی جب شیخ حسینہ واجد کو ڈی تھرون کیا گیا. اس اپرچونٹی کو پاکستان کی فورن منسٹری نے, یہ ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا, ہمارے جتنے بھی انسیکیورٹیز ہوں, اسپیکولیشنز ہوں ریگارڈنگ گورنمنٹ, ریگارڈنگ محسن نقوی, لیکن یہ کریڈٹ گوز ٹو آور فورن منسٹر اینڈ محسن نقوی کہ انہوں نے بنگلہ دیش سے جو ریزمپشن آف ٹریڈ تھا, ریزمپشن آف ریلیشن تھا, ریزمپشن آف بیوروکریٹک افیئرس تھا, اس کو دوبارہ سے قائم کیا. اور اسی کے نتیجے میں جو ریسنٹ شپمنٹ ہے, یہ جو ہم نے بنگلہ دیش کو ریسنٹ شپمنٹ کی ہے آف رائس کی, تو جینزی جنریشن نے ایک ایسا نیا ہمارے لیے روڈ میپ دیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک نئے سفر کی طرف جاری اور گامزن ہو جائیں. اسی میں ایک اسٹریٹجیکل پوائنٹ, ایک جو اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا کا میپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے ویسٹ میں افغانستان اور ایران ہے. اگر آپ یہ 2D میپ میں بھی دیکھیں تو آپ کو سمپل سمجھ آ جائے گی. یہ سادہ سادہ باتیں ہیں, میں اس کو زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارے ویسٹ میں انڈیا آتا ہے اور انڈیا سے آگے بنگلہ دیش آتا ہے اور ہمارے نارتھ والی سائڈ پہ نیپال آتا ہے. ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے which is called چکن نیک. آج کل دنیا کے واچ ڈاگز, انالیسز اور بہت بڑے تجزیہ نگار جو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ سب اس چوک پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس چوک پوائنٹ کی اہمیت کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک پیچ ہے جو کہ انڈیا کی 7 ریاستوں سے اسے کنیکٹ کرتا ہے, اور بنگلہ دیش جو ہے بالکل اس کے نیچے والی سائڈ پہ, ساؤتھ والی سائڈ پہ بنگلہ دیش لوکیٹ کرتا ہے. اگر پاکستان اور بنگلہ دیش فیوچر میں اگر یہ پوٹینشیل اسٹریٹجک الائے بن جاتے ہیں, اور in case of escalation between these two countries which are known as hostiles toward each other, پاکستان and انڈیا, تو پاکستان, یہ آپ دیکھیں کہ اس کنٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان بنگلہ دیش کو استعمال کر سکتا ہے کہ وہ اس چوک پوائنٹ کو بند کر دے اور انڈیا اپنی 7 ریاستوں سے محروم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا ٹوٹ جائے گا, same like the case which was happened to us in the 1971 during the dismemberment of Bangladesh. یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اپنے دشمن کو ہم تھوڑا پیچھے دھکیل سکیں, کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ افغانستان میں بہت زیادہ پینیٹریشن کر چکا ہے. اور جو ہماری ریسنٹ اسکرمشز اور جو ہماری ریسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھڑپیں ہوئی ہیں افغان بارڈر پہ, ڈیورنٹ لائن پہ. اب چلے ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن کیا ہے. ڈیورنٹ لائن ایک, آپ یہ سمجھیں سمپل اور سادہ الفاظ میں, کہ ڈیورنٹ لائن ایک بارڈر لائن ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. یہ تقریباً 2640 کلومیٹر کا یہ ایک ڈیورنٹ لائن ہے جسے ہم بارڈر کہتے ہیں. اس بارڈر پہ پاکستان اور افغانستان دونوں آپ دیکھیں تو ہمارا بہت سارا ٹریڈ جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں ہوتا رہا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان has been shouldering the burden of Afghan since 1979 when General Ziaul Haq declared the slogan of global jihad. Since then پاکستان has been hosting them, اور پاکستان نے ان کو, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو فورن پالیسی تھا وہ ایک پیراڈائم شفٹ 1980 میں آبزرو کیا گیا. جب رشیا نے, USSR نے انویڈ کیا افغانستان کو, تو پاکستان نے with the help of America they produced the طالبانز. وہی طالبان جو آج ہمارے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں اور ہمیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم انہیں کیسے ٹیکل کریں. وہی طالبان جنہیں ہم کہتے تھے they were called as the brave warriors, they were called as the mujahideen. Now they are titled as Frankenstein monsters. Now they are titled as terrorist. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ہماری فورن پالیسی کی آپ ڈائمنشن دیکھیں, فورن پالیسی بیسیکلی سمپل آپ کو ایک چیز سمجھا دیتے ہیں کہ فورن پالیسی یہ ہوتی ہے کہ 2 کنٹریز جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, تو پاکستان اور افغانستان کی فورن پالیسی میں ایک بہت بڑا شفٹ
It was a paradigm shift that was happened in the year 2023 after the repatriation of Afghan refugees. रीपैट्रिएशन का जो एक प्रोसेस था, इसमें तकरीबन जैसा कि यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट किया है, अभी तक 4 मिलियन के करीब लोग जो हैं अफगान, वो रीपैट्रिएट हो चुके हैं। मींस कि वो वापस अपने मुल्क में जा चुके हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फौरन पॉलिसी बनाई कि उनको वापस भेजा जाए अपने मुल्क में। इसके बाद हमारे और अफगानिस्तान के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। जो अभी बॉर्डर पे एक झड़प हुई, उसमें भी काफ़ी अफगान का हमने नुकसान किया। और सेकेंडली, इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अभी आप लोगों को शायद याद हो कि रिसेंट ट्रिप था ये अफगान गवर्नमेंट का इंडिया के जयशंकर के साथ, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये दोनों मिले थे और उसी दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये झड़पें स्टार्ट हुई थी। तो ये शो करता है कि अफगानिस्तान हैज अ टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया। अब अगर हम इसको काउंटर करना चाहते हैं, देन वी हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बांग्लादेश। ये होगा, आप इसे कह सकते हैं, इट वुड बी द बैलेंस ऑफ पावर। ये अगर हम स्केल्स को बराबर रखना चाहते हैं और बैलेंस रखना चाहते हैं, अफगानिस्तान जो कि किसी दौर में हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, आज वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप बन चुका है। अगर हम इस ट्रैप को काउंटर करना चाहते हैं तो फिर हमें बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद अच्छा करना पड़ेगा, ताकि हम इंडिया और अफगानिस्तान को, जो कि इस टाइम एक ब्लॉक का हिस्सा लगते हैं, उनको काउंटर कर सकें। और आप सबके लिए, क्योंकि हम बरे सगीर में रहते हैं और बरे सगीर की एक हिस्ट्री भी है कि यहाँ क्रिकेट जो है लोगों को बहुत पसंद है, हम लोग इस पर जान भी देते हैं, इसे खेलते भी हैं और इसके लिए दीवानों की तरह मेहनत भी करते हैं। और जो कल हमारा मैच आ रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि बात हो रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कल के मैच को भी देखते हैं। जो लास्ट हमारा मैच हुआ था उसमें एक जो भारत की तरफ से एजेंडा प्रोपोगेट किया गया था वो ये था कि इन्होंने हैंडशेक्स नहीं किए थे। उसके बाद जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स हो गया कि आप सियासत को खेल के मैदान तक ले आए, उसके बाद पाकिस्तान ने इस पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। मैंने अभी ही आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान के ग्रोइंग रिलेशन है विद बांग्लादेश। इन्हीं ग्रोइंग रिलेशंस को सामने रखते हुए जब बांग्लादेश आईसीसी के खिलाफ किया तो पाकिस्तान बांग्लादेश के ब्लॉक में जाके खड़ा हुआ। पाकिस्तान स्टूड विद बांग्लादेश, पाकिस्तान सपोर्टेड बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया। अब क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया होस्ट कर रहा है, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो इसका मतलब है इंडिया के जो शायकीन है उनके लिए भी नुकसान है, उनकी इंडस्ट्री के लिए भी नुकसान है। और आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आईपीएल में कितना बड़ा जुआ लगता है। इसी तरह पाक इंडिया के मैच में इंडिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग गैम्बलिंग करते हैं और इसके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा धचका साबित हुआ जब मोहसिन नकवी ने, आफ्टर डिस्कसिंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ, ही अनाउंस्ड दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसके बाद से हमने देखा कि मुसलसल एक बिल्कुल उन्होंने एजेंडे को मजीद मजबूत किया कि पाकिस्तान हमारे साथ मैच खेलेगा, पाकिस्तान हमसे डर गया, पाकिस्तान जिस तरह उनका एक आप कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग, वो एक जो एजेंडा बिल्ड करते हैं वो करते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा और पाकिस्तान ने उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। इसकी वजह से जो आईसीसी का नुमाइंदा था उसे पाकिस्तान आना पड़ा। ही हैज टू कम टू पाकिस्तान, किस लिए? ताकि वो पाकिस्तान को मना सके। पाकिस्तान ने इसमें सबसे अच्छा स्टेप ये लिया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जो चेयरपर्सन थे इनके बोर्ड के, पाकिस्तान ने उनको भी इस मीटिंग में शामिल किया। मोहसिन नकवी भी उस मीटिंग में शामिल हुए और बांग्लादेश की जो एप्रीहेंशंस थी, जो उनकी इनसिक्योरिटीज थी, वो उनके सामने रखी। देन पाकिस्तान डिसाइडेड कि अब हम जो है इस मैच को खेलेंगे क्योंकि हमारी सारी शराइत मानी जा चुकी हैं और बांग्लादेश की सारी शराइत भी मानी जा चुकी हैं। उसमें और भी छोटी छोटी कोई वो हैं पॉइंट्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह बाद में किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज लास्ट कह लें कि टॉपिक है वो पाक अफगान भी हमने आपके साथ बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। जेनजी जनरेशन का भी आपने हमें बड़ा डिटेल में बताया। मजीद वीडियोस के लिए और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।